हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आज जो हम लोग अपनी केमिस्ट्री सीरीज में लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर में एक नया टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर आए हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है। इससे पहले के जो लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखे तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे पिछले लेक्चर्स के। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारी जो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक टर्म बताऊंगा दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? तो एक्चुअली क्या है, आप समझिए इस चीज को। देखिए हमारे पास में क्या है, एक सॉल्यूशन है और एक जगह पे प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, और इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ सिर्फ स्पेसिफिक साइज के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अपने से पास होने के लिए। ठीक है, सेमी, दिस इज योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिसिटी होती है कि वो सिर्फ कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ पार्टिकल्स को अलाउ कर सके। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि एक तरफ आपके पास में यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है और एक तरफ आपके पास में सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट आपके पास में सोल्यूशन सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रेजेंट है आपके पास में सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास में? प्योर सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और एक जगह प्रेजेंट है आपके पास में सॉल्वेंट। अब होता क्या है इसमें, जो ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस फिनोमेनन में क्या होता है कि आपके पास में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ पार्टिकल जो है सॉल्वेंट के जाएंगे किस तरफ? सॉल्यूशन की साइड में। फिर से बता रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से सुनना। होना क्या यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर solvent to a solution is called osmosis। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जहां हायर कंसेंट्रेशन है, एक्चुअली प्योर सॉल्वेंट जो होगा यहाँ पे किसकी कंसेंट्रेशन हायर होगी? इट इज देयर विल बी हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आपके पास में क्या होगा? सोल्यूशन में क्या होगा आपके पास में? लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो आप लोग इस तरीके से भी सो यू कैन लो कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरीके से बोलते हो। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि एक्चुअली ऑस्मोसिस में हो क्या रहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ इट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स की ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग कि ये डिफ्यूजन से थोड़ा अलग होता है। तो डिफ्यूजन में एक्चुअली क्या होता है कि डिफ्यूजन में आपके पास में
डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है आपका एक ओपन सरफेस में होता है या ओपन स्पेस में होता है आपके पास में, उसमें क्या होता है आपका सिंपल, उसमें आपके पास में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है आपके पास में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। नाउ आप लोगों को ऑस्मोसिस का एक ब्यूटीफुल फिनोमेनन देता हूँ, ठीक है, कि ह्यूमन ब्लड सेल्स, ह्यूमन बॉडी में आपके पास में आरबीसी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो होते हैं आपके, है ना, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, तो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट्स, वो लगभग आपके पास में 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होती है। इनकी कंसंट्रेशन जो होती है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रोबेबली चांसेस है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑस्मोसिस का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन आता है। तो एक्चुअली क्या बोलता है वो इस तरीके से बोलता है कि अगर मान लो बात, पहली कंडीशन है कि अगर मान लो बात हमने सेल लिया और सेल को ऐसी जगह पे रखा जहां पे आपके पास में कंसंट्रेशन लेस देन, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ऐसी जगह पे रखा है कि कंसंट्रेशन इज लेस देन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। ओके, आपके पास में सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है क्या है, लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इस कंडीशन में ऐसा होगा कि साइज ऑफ आरबीसी इन रेड ब्लड सेल इंक्रीजेस। यहाँ पे आपके पास में साइज क्या करेगा आरबीसी का, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या बोला मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, तो इस केस में आपके पास में जो आरबीसी का साइज है वो बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या लिया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन, इज मोर देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा, इसको समझ लो ऐसा हुआ क्यों होगा। देखो ये आपके पास में एक आरबीसी है, एक आरबीसी है मान लो, और मैं एक सोल्यूशन में रखता हूँ जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है, और इसकी इससे लेस है, तो क्या होगा, सारा का सारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर अंदर की तरफ चला जाएगा तो सेल का साइज क्या कर जाएगा, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कई बार बर्स्ट भी कर जाएगा आपका। अगर मान लो बात कंसंट्रेशन सोल्यूशन की 0.9% से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में जो सेल है आपके पास में, सेल जो है आपके पास में, इससे सारा का सारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यानी इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास में, सेल का साइज श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल श्रिंक्स। ठीक है, एंड थर्ड केस यू हैव, अगर आपके पास में कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, थर्ड केस क्या आपके पास में, थर्ड ये है कि आपके पास में जो कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, कंसंट्रेशन इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में आपके पास में जो साइज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो साइज ऑफ सेल रिमेन सेम, साइज ऑफ सेल रिमेन सेम। तो स्टूडेंट एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये तीनों केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, यहाँ से ऑस्मोसिस का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। नाउ आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या बेसिकली, तो देखो होता क्या है कि सपोज करके हमारे पास में एक कंटेनर है, हाँ एक कंटेनर है हम लोग, देखो इस तरीके से समझते हैं, ये ऐसा कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर के एक साइड में क्या प्रेजेंट है आपके पास, प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, हियर यू हैव प्योर सॉल्वेंट। ओके, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास में, सोल्यूशन, सोल्यूशन कंटेनिंग, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यहाँ पे आपके पास में क्या प्रेजेंट है आपके पास में, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है।
अब देखो होना क्या है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो अभी नॉर्मल लेवल है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी क्या होगा, यहाँ पे एक आपके पास में पिस्टन लगा रखा है आपने, ये मूवेबल एक पिस्टन है, यहाँ पे एक पिस्टन है इस तरीके से। तो होना क्या है आपके पास में, इन दोनों पे अभी ऑलमोस्ट क्या है, सेम प्रेशर है, ऊपर से की तरफ से दोनों की तरफ क्या है, सेम एक प्रेशर है। ओके, यहाँ पे एक वाटर का एक लेवल है, ये वाटर का एक लेवल है, यहाँ पे एक वाटर का लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में सोल्यूशन है ना, यहाँ पे आपके पास में एक सोल्यूशन है जो उसका एक अपना लेवल है, और इस लेवल के चेंज होने से इस पिस्टन का मूवमेंट होगा, मतलब जिस तरीके ये जो प्रेशर इस पर लग रहा है इसमें चेंज आएगा। अब होना क्या है, यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है, वो देखिए कि यहाँ पे आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे। सिंपल सा ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे थ्रू ऑस्मोसिस, है ना। यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल आपके मूव करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास में H2O मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे, H2O मॉलिक्यूल आपके मूव करेंगे कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, थ्रू क्या, थ्रू योर फिनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस। अब होना क्या है कि इसके प्रेशर में चेंज आएगा, यानी पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी, ये पिस्टन क्या करेगी आपके पास में, मूव करेगी, और तब तक मूव करेगी जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों अभी इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब ये दोनों का लेवल जो है सेम ना हो जाए। ठीक है, ये मूवमेंट कब तक रहेगा आपका, मूवमेंट अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, मूवमेंट अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ओके, समझ में आ गई बात। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज करके एक ऐसा प्रेशर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बाहर से इतना प्रेशर और इस पर एग्जर्ट कर दूं कि ऑस्मोसिस का फिनोमेनन ही रुक जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑस्मोसिस चल रहा है, ऑस्मोसिस चलेगा तो इसके इसके जो पिस्टन है, पिस्टन ऊपर की तरफ से मूव करेगा, क्योंकि इसके प्रेशर में चेंज आने वाला है और एक नया इक्विलिब्रियम अटेन आ रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बाहर से इतना प्रेशर इस पर एक्सर्ट करने लग जाऊं, ये तो इंटरनल प्रेशर की वजह से मूवमेंट है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर इतना बढ़ा दूं कि क्या हो जाए, ये ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस रुक जाए। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर मुझे लगाना पड़ रहा है जिससे ऑस्मोसिस आपका रुक जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। और वो कितना लगाना पड़ेगा, वो इतना लगाना पड़ेगा कि जितना इंटरनल प्रेशर आपका ऑस्मोसिस की वजह से जनरेट हो रहा है, सिंपली। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी मुझे उतना ही लगाना पड़ेगा जितना अंदर ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है। ओके, तो सिंपल सी बात यह है कि द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर built up built up due to osmosis is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस तरफ, और सॉल्वेंट के पार्टिकल के मूव करने की वजह से इस पिस्टन में क्या आएगा, चेंज आएगा, ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो बात, मुझे इस पिस्टन को मूव नहीं कराना है, इसको एक जगह पे रोकना है, ऑस्मोसिस को मुझे रोकना है, तो अंदर से एक्सटर्नल प्रेशर मुझे लगाना पड़ेगा कुछ, और वो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, उतना ही होगा जितना इस ऑस्मोसिस की वजह से इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ है। तो ये ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो मुझे प्रेशर लगाना है एक तरीके से, वही क्या कहलाया जाएगा, वही मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है कि कई बार अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लग गया, ज्यादा प्रेशर लगा दिया मैंने, ठीक है, तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग उस फिनोमेनन को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, so reverse osmosis is when a pressure greater than the greater than osmotic pressure is applied, ठीक है, देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब होगा क्या इस केस में, उल्टा रिवर्स मूवमेंट हो जाएगा, देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल is reversed is reversed and this process is called and this process is called is called RO। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, RO बोलते हैं। ठीक है, और यही एप्लीकेशन हमारे घरों में जो आरओ फिल्टर लगे होते हैं वो इसी पर बेस्ड है, इसी एप्लीकेशन पे, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर जितना मैं एक्सर्ट करने लग जाऊंगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऊपर रिवर्स मूव करने लग जाएंगे, तो इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज पाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ओके, ये पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है भाई, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो यहीं से बन जाता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, जितना ज्यादा आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है, उतना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। और पाई क्या है यहाँ पे आपके पास में, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स की एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर टी, है ना, तो पाई जो है वो किसके बराबर है आपका, सी आर टी के बराबर है। आर क्या है यहाँ पे आपका, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज योर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी। नाउ एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो टेम्परेचर है यहाँ पे यूजुअली हम लोग केल्विन में लेंगे, टेम्परेचर जो हम लोग केल्विन में लेंगे, आर की जो यूनिट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, पाई की। अगर पाई एटीएम में तो हम लोग 0.0831 अलग अलग वैल्यू है ना, इस तरीके से। तो अगर पाई आपका एटीएम है तो एटीएम में तो क्या लोगे आप लोग, आप लोगे आर 0.0831 या 821, जो भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, 821 या 831 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, ये चीज है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, पाई किसके बराबर होता है आपका। तो चलिए, अगर आपके पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। आई आपको पता है यहाँ पे क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कंसंट्रेशन को हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, एन बाई वी की टर्म में, और एन बाई वी यानी एन बी बाई वी, यानी फर्दर इस फॉर्मूले को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, कंसंट्रेशन इज मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और अगर आपका वॉल्यूम किस में दे रखा है सोल्यूशन का, एमएल में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आप 1000 से, और इस फॉर्मूले को आप पुटअप कर सकते हो कहाँ पे, डब्ल्यू बी आपको पता है यहाँ पे क्या, डब्ल्यू बी क्या आपके पास में, मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट है ना, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और एम बी क्या है यहाँ पे आपके पास में, एम बी इज योर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, ये चीज है आपके पास में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 वी विल डिस्कस हियर रिगार्डिंग द वो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में स्टूडेंट, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 atm at 27 degree Celsius, 27 degree Celsius, how much glucose should be used per liter of for an injection, yeah, liter for an injection that is to have same osmotic pressure। देखिए, वो बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 एटीएम। अब वो बोल रहा है कि आपके पास में जो बॉडी है उसमें जो ब्लड है उसका कितना है, 7.65 एटीएम ऑस्मोटिक प्रेशर है 27 डिग्री सेल्सियस में। अब वो बोल रहा है कि आपको एक ग्लूकोज मिलाना है एक इंजेक्शन में पर लीटर के, उसमें पर लीटर फॉर एन इंजेक्शन दैट हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपके पास में, सेम रहे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो पाई जो आपके पास में कितना है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब उसने बोल दिया है कि आपके पास में ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, सेम है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ग्लूकोज का अमाउंट, यानी आपके पास में जो फॉर्मूला है इसी तरीके से आपका जनरेट होना है यहाँ पे। तो पाई किसके बराबर होगा आपका, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम आपका किस में रहेगा, एम एल में, इंटू 1000, और आर इंटू टी, सिंपल सी बात है। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखिए आप लोग, जो वो है पाई है, पाई आपके पास में कितना दे रखा है, पाई आपको दे रखा है 7.65 एटीएम, ओके, और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, ओके, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज इज योर C6H12O6, ओके, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 180 ग्राम, ठीक है, मोल पर ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल।
तो इसका जो मोलर मास है दैट इज योर 180. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वॉल्यूम जो उसने पर लीटर बोल दिया यानी 1 रहेगा यहाँ पे ना, लीटर में तो पर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर की वैल्यू जो आप लोगे वो क्या लोगे 0.0831 है ना, और टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में आर जो है पीछे भी मैंने आपको बताया केल्विन में, तो 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बोलोगे आप, 27 प्लस 273 यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 300 केल्विन. तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे 300 केल्विन. तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो ये डब्ल्यू बी जो है कितने के बराबर आएगा, डब्ल्यू बी विल बी इक्वल टू 7.65 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे नीचे लेके आओगे 0.0821 821, ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 180, और नीचे रहेगा आपका 300. तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकल के आ जाएगा. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है. और एक चीज और, आई वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहनी थी क्योंकि हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था एक ऐसा सोल्यूशन जिसका क्वांटम फैक्टर कितना होगा 1 के बराबर होगा. ओके, ये चीज है. नाउ आगे जो है हम लोग इसमें हम लोग फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इसमें दो चार न्यूमेरिकल और करेंगे, और हम लोग लास्ट टॉपिक में पहुंचेंगे अपने, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका ऑलमोस्ट खत्म है इसमें. ठीक है, ज्यादा कुछ आएगा नहीं आपका, फिर हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस को लेकर के डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन आपका खत्म हो जाएगा, देन हम लोग आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर. ओके, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, आपने काफी चीजें सीखी होंगी सोल्यूशन के अंदर में, और साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे तो आपको काफी चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी, क्योंकि सिलेबस जो है मैं आपको पहले दिन ही बता चुका था कि पूरा एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब्ड है. तो आई होप आप लोग लेक्चर को पसंद करेंगे. ठीक है, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि आपको इस तरह का कंटेंट और मिलता रहे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.